नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की उससे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी प्रकार से और उससे भी तेज़ गति से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतीय बाज़ार इतनी बड़ी गिरावट विदेशी बाज़ारों में होती हुई दिखाई दी, लेकिन भारतीय बाज़ार फिर भी अब तक टिके हुए हैं और ऐसी ही उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी भारतीय बाज़ार इसी उम्मीद से बढ़ते रहे। लेकिन अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर चाइनीज़ बाज़ारों से आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या है बड़ी खबरें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इन सभी खबरों के द्वारा आप बाज़ार में अगले दिन खुलने से पहले ही बड़ी खबरें आपके पास पहुंच जाएगी और आप बड़े ट्रैप होने से बच सकते हैं और सभी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आते हैं बाज़ारों पे। चाइनीज़ बाज़ारों की बात करें तो वर्ल्ड टॉप स्टील प्रोड्यूसर वन ऑफ सेवरल इंडस्ट्री क्राइसिस, यानी कि चाइनीज़ जो कि वर्ल्ड का टॉप स्टील प्रोड्यूसर है, वो चिंताएं व्यक्त करता हुआ नज़र आ रहा है, वार्न करता हुआ नज़र आ रहा है कि जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ज़बरदस्त क्राइसिस आने वाली है। तो यदि चाइना ही ऐसी बातें कर रहा है तो मेटल सेक्टर के लिए खतरे की घंटी अब अमेरिकी बाज़ारों के लिए और ग्लोबली बाज़ारों के लिए आने वाली है, क्योंकि चाइना की तरफ से ऐसी न्यूज़ें आना मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही नेगेटिव साबित हो सकती है। यहाँ पे न्यूज़ को आगे देखें तो जो प्रॉपर्टी ड्रॉ डाउन है और वीकर फैक्ट्री एक्टिविटीज़ है, उसके कारण जो चाइना के रिवेज्ड डोमेस्टिक स्टील डिमांड है वो घटती हुई नज़र आई है और जो प्राइसेज है वो मल्टी ईयर लो पर चलती हुई दिखाई दे रही है और जो मिल्स है वो भी ज़बरदस्त लॉस में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चिंता चाइनीज़ बाज़ारों के लिए है मेटल सेक्टर में, और मेटल सेक्टर में चिंताएं होना बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक बड़ा ड्रॉ डाउन के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइनीज़ बाज़ारों से एक्सपोर्ट किया जाता है मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। स्टील जो है स्टील सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो चाइनीज़ स्टील मार्केट बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट द फ्लैशिंग मल्टीपल वार्निंग साइंस एट द प्रॉपर्टी ड्रॉ डाउन, यानी कि प्रॉपर्टी में ड्रॉ डाउन ज़बरदस्त है। साथ ही जो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी ज़बरदस्त जो डोमेस्टिक डिमांड है वो घटती हुई दिखाई दी है और उसी के कारण बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस का मामला वहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे जो देखें तो जो बउआ है, यानी कि वो ये जो बताते हुए नज़र आ रहे हैं बातें, वहाँ 7% जो है वर्ल्ड का स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। आप समझ सकते हैं वर्ल्ड का 7% हिस्सा इस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और यही वो आज शख्स है जो ये मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी चिंताओं के बीच अक्रॉस एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत ज़बरदस्त चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि चाइना ही ऐसी बातें, यानी कि चाइनीज़ मार्केट से ऐसी बातें आती हुई दिखाई देगी तो बहुत ज़बरदस्त झटका जो है ग्लोबली इंडाइसेस को पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। इसका पूरा इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पर देखने को पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें बहुत नेगेटिव साबित होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों के लिए जो नेगेटिव खबर है वो है एफपीआईज़ की तरफ से, क्योंकि एफपीआईज़ ने अगस्त तक जो है अब तक 17,404 करोड़ का आउटफ्लो भारतीय बाज़ारों से होता हुआ नजर आया है। आप यहाँ पे देखें तो जो अगस्त तक की जो है 17,404 करोड़ का जो आंकड़ा है वो एफपीआईज़ द्वारा आउटफ्लो किया गया है और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी के बीच एफपीआईज़ भी चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दिए हैं। आप यहाँ पे पूरी खबर को देखेंगे तो आफ्टर रिबूस्ट परफॉर्मेंस इन जून एंड जुलाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि एफपीआईज़ है टर्न नेट सेलर्स, जो कि नेट सेलर्स बनते हुए नजर आए हैं और अगस्त 13 तक 17,404 करोड़ का आउटफ्लो एफपीआईज़ द्वारा किया गया है, जो कि समझ में आता है कि ज़बरदस्त वो सेलिंग में अभी बैठे हुए हैं और उनकी चिंता है वॉलेटिलिटी की। और जब तक भारतीय बाज़ारों में वॉलेटिलिटी कम नहीं होगी तब तक वो एफपीआईज़ वापस पैसा भारतीय बाज़ारों में जो है कम ही दिख रहा है लगाने के लिए। यहाँ पे 58,390 करोड़ की रिकॉर्डेड जो बाइंग है पिछले 2 महीनों में एफपीआईज़ द्वारा की गई थी। उसके बाद अगस्त का महीना उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ है। यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं अब इन्फ्लेशन के ऊपर टिकी हुई है। जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में छुट्टी के बाद
बहुत से आंकड़े भी आए, भारतीय बाज़ारों में भी जो आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन के बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं, लेकिन उस पे भारतीय बाज़ार रिएक्ट करता हुआ गुरुवार के दिन यानी कि बुधवार के दिन नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में भी महंगाई के आंकड़े आने थे और वो महंगाई के आंकड़े भारतीय बाज़ार बंद होने के बाद आने थे। उसके अगले दिन यानी कि आज की छुट्टी होने के कारण बुधवार के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी भारतीय बाज़ारों में भी देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न यही था। और उसके अलावा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी बुधवार के दिन ही थी, इसीलिए भारतीय बाज़ार एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ नजर आया है। अब भारतीय बाज़ारों की छुट्टी के बाद जिस प्रकार से अमेरिका के जुलाई के इन्फ्लेशन के जो नतीजे आए हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। वहाँ पे लोएस्ट सिंस मार्च 2021 के बाद सबसे कम जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। तो उम्मीद से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, इसलिए अमेरिकी बाज़ारों में भी माहौल ठीक ठाक कल देखने को मिला है। जो पिछला आंकड़ा था वो 3% का था और जो एक्सपेक्टेड था वो भी 3% का था, लेकिन जो एक्चुअल आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, तो वो 2.9% तक का आता हुआ दिखाई दिया है। और फेड तो यही चाहता है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े सुधरते हुए नजर आए। वहाँ पे उसी के बीच अब यूके के भी आज इकोनॉमी के जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं और यूके में 0.6% की दर से Q2 में इकोनॉमिक ग्रो करती हुई दिखाई दी है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है खबर आती हुई यूके की तरफ से भी दिखाई दे रही है। क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखें तो फेड जो है सभी बाज़ारों को एक साथ लेके चलने में है और सभी बाज़ारों पर नज़रें वो टिकाए हुए हैं। यहाँ पे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो 0.6% की दर से सेकेंड क्वार्टर में बढ़ती हुई नज़र आई है और जो प्रिडिक्शन था उसके अनुसार ही सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा अभी अभी जापान की इकोनॉमी के भी आंकड़े आए हैं और वहाँ पे रिबाउंड करती हुई जो इकोनॉमी है वो नज़र आई है Q2 में, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.8% की दर से सेकंड क्वार्टर में जापान की इकोनॉमी बढ़ती हुई नज़र आई है, जहाँ की यानी कि फिसलती हुई दिखाई दी थी फर्स्ट क्वार्टर में, और इससे ज़बरदस्त बूस्ट जापान की इकोनॉमी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही थी वो जापान भी उसका हिस्सा था, क्योंकि जापान ने ब्याज दरें बढ़ाई थी और ब्याज दरें जैसे ही बढ़ाई तो वहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफ का सामना ग्लोबली मार्केट को करना पड़ा और उसका भुगतान अमेरिकी बाज़ारों को भी करना पड़ा है। अमेरिकी बाज़ारों में बातें तो चल गई थी कि अमेरिकी बाज़ारों में क्राइसिस की स्थिति बन सकती है, फेड को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और रेटों को कम करना चाहिए। तो ऐसी ही खबरें आने के बाद अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी हलचल जो है पिछले सप्ताह देखने को मिली थी। और कल जो सभी इकोनॉमी के आंकड़े आने के बाद जापान की इकोनॉमी का भी यूएस मार्केट पे फ़र्क पड़ा है और उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। लेकिन नेस्डेक और डाउ जोन्स में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है। वहीं S&P 500 भी करीब 1.25% तक की तेज़ी वहाँ पे भी देखने को मिली है। कुल मिला के देखें तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए चीज़ें पॉजिटिव साबित हुई है कल के लिए, और आज जिस प्रकार से कुछ नतीजे और आने हैं तो उनका इम्पैक्ट भी जो है पड़ता हुआ अमेरिकी बाज़ारों पर कल देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो आज है अमेरिकी बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो चीज़ें भी हम शाम को देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ खबरें अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आई है, काफ़ी अच्छी खबरें जो है अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी है और इसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बात हम आपको बता दें कि जो भारतीय बाज़ार है वहाँ पर भारतीय बाज़ारों में स्थिति के कारण गिरावट नहीं हो रही है, ग्लोबली मूड माहौल बिगड़ने के कारण ही भारतीय बाज़ारों में ये जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ग्लोबली बाज़ारों के कारण है। ठीक है, तो पूरी बात को आप गौर से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको फ्री में इतना बड़ा कंटेंट मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं करने पड़ रहे हैं और सारा कंटेंट बहुत अच्छा है, ये चीज़ आप गौर कीजिए। और आप यहाँ पे FIIs के आंकड़े देखेंगे तो FIIs ने कल 2595 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DIIs ने 2236 करोड़ की बाइंग की है। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर भी देखेंगे तो वहाँ पे भी सेलिंग ज़बरदस्त की गई है, ऑप्शन में भी सेलिंग की गई है और फ्यूचर्स में भी जो है आपको सेलिंग ही FIIs की तरफ से देखने को मिल रही है। तो एक बात तो साफ है कि जो FIIs है वो नेट टू नेट सेलिंग में ही बैठे हैं और वो चाह रहे हैं भारतीय बाज़ारों को गिराना, क्योंकि उनको अच्छे लेवलों पे ख़रीदारी करनी है। लेकिन DIIs की तरफ से ज़बरदस्त बाइंग आती हुई दिखाई दी है और DIIs बाज़ार को इतनी ज़बरदस्त गिरावट नहीं लाना चाह रहे हैं जैसा कि FIIs चाह रहे हैं, और वो बाज़ार में अच्छी तरह से टिके हुए भी हैं। आप यहाँ पे FIIs का डाटा देखेंगे पिछले महीने का और इस महीने का, तो जुलाई और जून में बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन अगस्त का महीना आप देखिए फुल ऑन फुल अब तक यानी कि 14 अगस्त तक 29,000 करोड़ की बहुत बड़ी बिकवाली FIIs द्वारा अब तक कर दी गई है। इस बार देखिए तो 7 से 8 सेशन में केवल एक सेशन में ही
जो है आपको एफआईआईज़ की बाइंग देखने को मिलेगी, वो भी बहुत छोटी थी। उसके अलावा 9 से 10 सेशन में आपको यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से एफआईआईज़ की सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ की बदौलत 29,000 करोड़ की सेलिंग की बदौलत यहाँ पे एक लगभग 31,400 करोड़ की बाइंग डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रही है। तो नेट ऑन नेट देखें तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ में बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि डीआईआईज़ नहीं चाह रहे हैं मार्केट को गिराना, क्योंकि भारतीय बाजारों की तरफ से ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है। जो ग्लोबली हलचल मच रही है उसकी वजह से एफआईआईज़ को डर बैठा हुआ है कि भारतीय बाजार भी कहीं ना कहीं हल्के होते हुए नजर आएंगे, और डीआईआईज़ ने ज़बरदस्त बाइंग इसी बीच में रखी है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई महीनों से डीआईआईज़ भारतीय बाजारों को संभालते हुए नजर आए हैं। जिस प्रकार की स्थितियां बीच में भी बनी थी, लेकिन डीआईआईज़ पीछे मुड़कर नहीं देखे और उन्होंने भारतीय बाजारों को ज़बरदस्त संभाला है। अब जो चिंता की बात है वो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है बैंक निफ्टी की तरफ से, क्योंकि बैंक निफ्टी जिन लेवलों पर खड़ा है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। यदि ये लेवल ब्रेक होते हैं तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे निफ्टी 50 को देखें तो वो तो फिर भी 50 ईएमए को बचाए हुए हैं। वहाँ पे 105 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में, और 49,727 पे क्लोजिंग भी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको जाके बताता है कि जो फ्रेम हुआ है वो बेयरिश कैंडलस्टिक है। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दिया है, जो कि आप वनडे पे जाके चार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रैप होने से बच जाएंगे शुक्रवार के दिन, क्योंकि इकोनॉमी जो है ग्लोबली इकोनॉमी में बेरिश आने के कारण ही भारतीय बाजारों की स्थिति थोड़ी नेगेटिव हो रही है, और कहाँ तक बाजार जाएगा ये सभी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी। तो इंडेक्स जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो कि 49,717 पे हैं, वहाँ पे बाजार अभी तक टिका हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय बाजारों में बैंक निफ्टी जो है 100 ईएमए के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये वापस 100 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का अंदेशा ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 4 जून का लो था, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ गिरावट उस दिन हुई थी, उस लेवल को डिपेंड करता हुआ 4 जुलाई तक जो है नज़र आया था, और 4 जुलाई के हाई से ये लो फिसलता हुआ नज़र आया है, जो कि 49,650 का है। और ये लेवल यदि डिफेंड होता है और अच्छी खासी तेज़ी होती है तब तो ठीक है, वरना यदि यहाँ से भी फिसलता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, और एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। आप यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स की बात करें तो जो स्विंग लो है 49,650 का, यदि वो रिटेस्ट होता है और यदि वहाँ से वीकनेस फिर से आती है तो आपको इमीडिएट 49,650 से 49,600 तक के जो है वहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसके बाद यदि ब्रेक होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार 49,000 और 48,850 का लेवल भी आपको देखने को मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेट और नेट 1,000 की सेलिंग जो है बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे सकती है, 1,000 पॉइंट की सेलिंग। आप यहाँ पे अपसाइड की तरफ देखें तो एक रेजिस्टेंस है 50,250 का, जब तक इसके ऊपर नहीं टेकेगा तब तक जो टेक्निकली है बैंक निफ्टी के हालात बिगड़ते हुए ही नजर आएंगे। 50,250 से 50,300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नेट और नेट देखें तो बैंक निफ्टी में अभी बहुत ज़बरदस्त दबाव ही आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी के अलावा आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी 16 पे चलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जब तक ये 15 के नीचे सस्टेन नहीं होगी तब तक आपको एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी इंडिया विक्स की आप स्थिति देखिए तो बहुत बड़े फियर में इंडिया विक्स चल रहा है, 4% तक की गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी 15 के ऊपर ही ये ट्रेड कर रही है। तो विक्स का तेज होना भारतीय बाजारों में फियर का कारण है, और ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी ये विक्स जो है बढ़ाती हुई भारतीय बाजारों में नजर आती है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में दिक्कतें हैं। निफ्टी में जो लेवल है वो 24,000 का है, क्योंकि 24,000 पे 50 EMA है। यदि इसको भी तोड़ देता है तो फिर निफ्टी में दिक्कतें बनेगी, लेकिन फिलहाल निफ्टी का जो अभी 24,150 यानी कि फेयर लेवल से करीब 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिलहाल अमेरिकी बाजारों की जिस प्रकार से अभी स्थिति है थोड़ी ठीक ठाक स्थिति है, और आज क्या कुछ अमेरिकी बाजारों में होता हुआ दिखाई देता है उसके बाद
कल फिर भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, ये हम शाम को जो है सभी चीज़ें क्लियर करते हुए आपके लिए नजर आएंगे। और क्या कुछ रहेगा कल भारतीय बाज़ारों में, सभी चीज़ें क्लियर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रैप में जाने से फंस सकते हैं और बच सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के देखें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।